भाई राकेश आजाद जी आवे और कम समय में अपने ख्यालात रखने का काम करें। साथियों काफी समय हो चुका है और जनता में इतनी विविधता है। माताएं बहनें हैं, मंचासीन लोग हैं, कुछ लोग मेला में हैं, कुछ लोग ऊपर माला पहना रहे हैं, पुष्पांजलि कर रहे हैं। ऐसे विविधता में मैं चाहूंगा कि एक और विविधता नारों के साथ मैं कहूंगा, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय। जाति प्रथा का नाश करो, नाश करो, नाश करो, नशाखोरी का नाश करो, नाश करो, नाश करो, छूत का नाश करो, नाश करो, नाश करो। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मैं इसलिए नारा दे रहा हूँ कि थोड़ा पता लगा लूं कि कितने लोगों के अंदर जोश है, कितने लोग हाथ उठा पा रहे हैं, कितने लोग नहीं उठा पा रहे हैं। एक अंदाजा है। ब्राह्मणवाद का नाश करो, नाश करो, नाश करो, सामंतवाद का नाश करो, नाश करो, नाश करो, मनुवाद का नाश करो, नाश करो, नाश करो। अम्बेडकर तेरे सपने को मंजिल तक पहुंचाएंगे, अम्बेडकर तेरे सपनों को मंजिल तक पहुंचाएंगे, अम्बेडकर तेरे सपने को मंजिल तक पहुंचाएंगे। अम्बेडकर तू जिंदा है, जिंदा हम है, सबके अरमानों में। अम्बेडकर तू जिंदा है, हम सबके अरमानों में। इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, बाबा जिंदाबाद। साहब को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल बाबा साहब को क्रांतिकारी सलाम। ये थोड़ा अलग तरह के नारे हैं जो हम लोगों को आदत नहीं। तो दोस्तों, मंचासीन तमाम हमारे साथी, संचालक महोदय, अध्यक्ष जी, नवयुवक समुद्र दल के तमाम साथीगण और बच्चे, सभी लोगों को मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो एक प्रखर विद्वान, कानूनवेत्ता, संविधान निर्माता और आजीवन जाति प्रथा और असमानता के विद्रोही एक कुशल नेता थे, मैं उनको सुमन अर्पित करने के साथ आपके साथ मुखातिब हूँ। दोस्तों, जब मैं आपके बीच में आया हूँ तो आजमगढ़ की धरती पर हम लोग 6 महीने से एक आंदोलन चला रहे हैं। हजारों सालों से यह जो गैर बराबरी पे आधारित ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, वो हमें 3 चीजों से वंचित किया। हमें जमीन से वंचित किया, शस्त्र से वंचित किया और शास्त्र से वंचित किया। शस्त्र यानी कि अपना बैल लेके खेत में भी जाते थे तो हल को वहां रखवा लेते थे, आपके हाथ में नहीं रहता था। और पढ़ने लिखने यानी शास्त्र से भी वंचित रखे और जमीन के मालिकाना से भी वंचित रखे। लेकिन हजारों साल से, जब से भारत में गैर बराबरी वाली व्यवस्था पैदा हुई, तो उसके खिलाफ सिर्फ बाबा साहब नहीं, बाबा साहब के पुरखों ने भी संघर्ष को लड़ा और उसी की विरासत है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वो कोई चमत्कारी पुरुष नहीं है जिस रूप में हम लोग लगातार बोलते रहते हैं, लेकिन उसी के साथ ये भी नारा लगाना पड़ता है हमको कि बाबा साहब तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे। ये चिंता का विषय है कि वो मिशन क्या था और क्यों अधूरा पड़ा हुआ। कुछ लोग तो मानते हैं कि अब हमको 10 ठे साड़ी मिल गया, 10 ठे कपड़े मिल गए। बाबा साहब हमारे लिए कपड़े के लिए लड़ाई लड़े थे। अगर कपड़ों की फैक्ट्रियां नहीं होती तो क्या यह मैं पैंट शर्ट पहन पाता? फैक्ट्रियों का आविष्कार किसने किया? इस देश में सुई से लेके हवाई जहाज किसने बनाई? इस देश में खेतों और खलिहानों में अनाज बोने से लेकर ईट भट्ठों में काम करने से लेकर और बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंगें कौन बनाया? उसमें तमाम इंसानों का रोल है। यह पूरा समाज एक व्यक्ति विशेष द्वारा संचालित नहीं हो रहा है। दोस्त है तो दुश्मन भी है, और दोस्त और दुश्मन के बीच भी रिश्ता है और दोस्त और दोस्त के बीच भी रिश्ता है। इन सारे रिश्तों और संबंधों को जाने बगैर
हम एजेंडा नहीं तय कर पाएंगे। मैं थोड़ा अन्य बात कर रहा हूं आप लोगों से। बाबा साहब की जयंती के अवसर पर रोज बरोज जो हम लोग हर साल भाषण सुनते हैं, उससे थोड़ा अलग एक चुनौती की बात मैं कर रहा हूं आपसे कि हमारा क्या एजेंडा है, कल क्या करेंगे। 5 साल पर ठप्पा लगाने के बाद वह 4 साल 364 दिन हम क्या करेंगे, कैसे जिएंगे। और बाबा साहब रोज ठप्पा लगाने की राजनीति नहीं करते थे, उस राजनीति से अलग भी समाज में एक राजनीति करते थे, और वह मिशन अधूरा है, इसीलिए हम सब मिलकर करेंगे पूरा। इस तरह की बातें हम लोग करते हैं। आज हमारे देश के अंदर जब बाबा साहब कहते थे 1945 में बोल रहे हैं कि पार्टीशन, भारत और पाकिस्तान का विभाजन, इस लेख में लिखते हैं कि अगर हिंदू राज एक हकीकत साबित होता है तो यह हमारे देश के लिए सबसे बड़ी विपत्ति होगी, क्योंकि यह स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का विरोधी है, और इसलिए यह लोकतंत्र के साथ चलने में अक्षम है। हिंदू राज को किसी भी कीमत पर हमें रोकना होगा, रोकना चाहिए। ये बाबा साहब 1930 में बोलते हैं। और आज आप क्या देख रहे हैं, हमारे देश में एक धर्म विशेष के लिए सरकारें बनाई जा रही हैं। साथियों, एक धर्म निरपेक्ष देश के अंदर एक धार्मिक देश बनाने की साजिशें हो रही हैं, और इतिहास में ढेर सारी चीजें अभी हटाई गई हैं कि मंगोलों के शासन को नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। अभी आपके सामने शिक्षा में जो बाबा साहब का सपना था कि जमीनों का राष्ट्रीयकरण करना चाहिए, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करना चाहिए, अब जितने भी सरकारी संस्थाएं थी वो सारे चीजों को प्राइवेट किया जा रहा है। यह हमारा एक बड़ा एजेंडा है। इस एजेंडे पे क्या हम करेंगे। आजमगढ़ में जहां हम लोग 6 महीने से माताएं पाने लड़ रही हैं, 9 गांव की जनता लगभग 6 महीने से लड़ रही है, उनकी जमीनें छीनी जा रही हैं। हजारों सालों से जिस जमीन की हम लड़ाई लड़ रहे थे कि जो जमीन को जोते हुए वो जमीन का मालिक होवे, हालांकि वो लड़ाई बड़ा गांव में कभी हुआ ही नहीं। पता चला है कि अब नगर पालिका हो चुका है। यहाँ पे एक तरफ एक बिस्वा, 2 बिस्वा के मालिक हैं, एक तरफ 50 बिस्वा के भी मालिक हैं। वो लड़ाई यहाँ चकबंदी उबंदी हुआ ही नहीं, उसकी लड़ाई ही नहीं लड़ी गई। लेकिन इस देश में कुछ जगहों पे लड़ के कुछ जमीनें लोग पा गए थे, लेकिन अब सरकार उल्टा पहिया घुमा रही है। अब उसी के लिए 3 कृषि काले कानून बनाया, और 13 महीने तक दिल्ली के बॉर्डर को चारों तरफ किसानों और मजदूरों ने घेरे रखा। हम लोग कहते हैं अरे वो किसान हम लोग नहीं है, लेकिन उस आंदोलन से हम लोग आजमगढ़ से, मऊ से, बलिया से भी ढेर सारे लोग जाते थे, और वहां पे 13 महीने तक आंदोलन किया गया, क्योंकि यह वर्तमान जो सरकार है, अदानी अंबानी जैसे लोगों के लिए ये जो छोटी छोटी जमीन हो या बड़ी जमीन हो, सबको छीनकर बड़े बड़े पूंजीपतियों, बड़े बड़े सामंतों के हवाले करना चाहती है, जो सामंतों और पूंजीपतियों के गठजोड़ से इस देश की सरकारें चल रही है। उस काले कानूनों के खिलाफ जब दिल्ली पर आंदोलन हुआ, 13 महीने तक यह ऊंट की तरह से अकड़ने वाला मोदी माफी मांगना शुरू किया, कहा मैं किसानों को समझा नहीं पाया। इस राजनीति को भी आपको समझना होगा। 6 महीने से हम लोग यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। इसी तरह से चंदौली में जो आदिवासी क्षेत्र है, वन अधिकार क्षेत्र के नाम पर, वहां पर लगभग 5-6 गांवों को उजाड़ने की तैयारी चल रही है। लखीमपुर में 57 गांवों को उजाड़ने की तैयारी चल रही है। रोजी रोटी का जो सवाल है, आप जान रहे हैं कि सारी फैक्ट्रियां जो सरकारी है औने पौने दामों पर बेची जा रही है। तो ऐसे समय में आपको सोचना होगा कि खूब शिक्षित होकर कितना हम डीएम और कलेक्टर बनेंगे और कितना नौकरी पाएंगे। लगभग बीटेक करने वाले 50% नौजवान बेरोजगारी की मार खा रहे हैं। फौज में जाने वाले नौजवानों की संख्या की हालत यह है कि जो नौजवान जा रहे हैं 4 साल बाद उनको हटना है। लगभग उसमें 75% लोगों को अग्निपथ योजना के तहत अब उनको चुपचाप किनारे लगा देना है। यानी कि एक बड़े पैमाने पे भारत में भीषण बेरोजगारी की तरफ धकेला गया। खेती किसानी को चौपट कर दिया गया। जो दलित लोग हैं लगातार उन पे हमले हो रहे हैं, मुस्लिम लोगों पे हमले हो रहे हैं। प्रदेश में गैंगवार तक की चीजें हो रही है और बताई जा रही है कि
मामला एक गैंगस्टर को मारा जा रहा है। इस परिस्थिति में जिस लोकतंत्र को बाबा साहब लाए थे और बाबा साहब के साथ साथ उनकी जो विरासत ने जिस लोकतंत्र को इस देश में स्थापित करने की कोशिश किया, जिसमें और भी ढेर सारे लोग हैं बाबा साहब के साथ, उसमें शहीद आजम भगत सिंह भी है, चंद्रशेखर आजाद भी है, हमारे देश में सावित्रीबाई फूले भी हैं, ज्योतिबा फूले भी हैं, पेरियार भी हैं। ढेर सारे लोगों की कुर्बानियों के बदौलत 1947 में लोकतांत्रिक भारत का सपना साकार होगा, इसकी मंशा के साथ हमारे देश में एक तथाकथित आजादी आई। लेकिन उस आजादी के बाद, उस तथाकथित आजादी के बाद 75 साल बाद बड़े ही धूमधाम से आपको झंडा फहराया गया, तिरंगा झंडा, और अमृत काल मनाया गया। और इस देश में 40% संपत्ति पर सीधे सीधे 1% लोगों का कब्जा जमा दिया गया। एक ऐसा देश का निर्माण हुआ। मतलब एक तरफ अमृत का कलश उड़ेला जा रहा है अमीरों के लिए, और दूसरी तरफ भारत की 90-95% आबादी को विष पिलाया जा रहा है। एक ऐसी परिस्थिति बाबा साहब के जमाने का एक परिस्थिति था, और आपके जमाने की जो परिस्थिति है, तभी उस चुनौती को समझेंगे। उसको देखना होगा कि हमें कैसे विष पिलाया जा रहा है। एक कहानी में बताया जाता था कि समुद्र मंथन हो रहा था और अमृत कलश लेकर भाग गए वो देवता लोग, और अगर एक राक्षस पीने की कोशिश भी किया तो उसका सर धड़ अलग कर दिया गया राहु केतु का। वो कहानी मैं मानता हूं। और दूसरी तरफ पूरा एक समाज को अशुद्ध घोषित किया गया, जिसको विष पीने के लिए मजबूर किया गया। एक ऐसा समाज बन चुका है कि लगातार गरीबी और अमीरी की खाई बढ़ती जा रही है। छात्र नौजवान खिचड़े हवा स्कूल में जो पढ़ने जाते हैं वो गरीबों के बेटे होते हैं, और अमीरों के बेटे नर्सरी विद्यालयों में पढ़ने जा रहे हैं। ये कैसा लोकतंत्र है? ऐसा तो सपना बाबा साहब नहीं देखे थे। हम लोग आज जिसको मान रहे हैं कि हम बहुत बोलने के अधिकारी हो गए हैं, बहुत ही अब पढ़ना लिखना शुरू कर दिए हैं, बहुत ही हम लोगों को नौकरियां मिल गई हैं, तो आरक्षण के बल पे अभी भी सरकारी आंकड़ा बताता है कि 5% से ज्यादा लोग इसका लाभ नहीं उठा पाए। 95% लोगों के हाथ से बाहर है आरक्षण का फायदा। आपके गांव में कितने लोगों को सरकारी नौकरी मिली होगी? तो उंगली पे 4-5 लोग भी मिलेंगे, शेष लोग तो नौकरी नहीं पाए हैं।